और आज ये 6 साल से केंद्र में राज में आए हैं और जो भी आंदोलन कर रहा है उनको नए नए नाम दिए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से जो दिल्ली में 2 नेता हैं गुजरात के, उन्होंने इस तरह का एक माहौल पूरे देश में क्रिएट कर दिया कि पूरी पार्टी को तो अपनी जेब में की है, वो चलो उनकी पार्टी है, लेकिन पूरे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनको भी इन्होंने कमजोर किया है। आज अगर कोई न्यायालय का न्यायाधीश इनके विरुद्ध में फैसला कर दे तो उसको भी ये दबाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई पत्रकार इनके विरुद्ध में लिखते हैं तो उनको भी हत्या कराने की साजिश करते हैं। कोई पार्टी इनके विरुद्ध में बोलते हैं तो इनको भी ये देशद्रोही का नारा देते हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आज पिछले 70 दिन से किसान जो इस देश का अन्नदाता है, धरती चीर करके अनाज पैदा करता है, और ये जो 3 काले कानून लाए, और वो ऐसे काले कानून हैं जो आज तक देश में पारित नहीं हुए इस तरह के कानून, और उनका साफ कहना है इसमें मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, किसान गुलाम बन जाएगा, पूंजीपतियों से इकरार करना पड़ेगा, और ये कह रहे हैं स्टोर की जो सीमा है वो सारी लिमिट हटा दी। और इसका सामने सबूत है कि जहां इनकी सरकारें हैं वहां अडानी और अंबानी लंबे लंबे 10-10 किलोमीटर में स्टोरेज बना रहे हैं, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। और मुझे जो सबसे बड़ा दुख है सभापति महोदय कि ये पहली बार हुआ है जबकि डेमोक्रेसी का आंदोलन करने का हर आदमी को अधिकार है। आडवाणी जी ने बहुत बड़ा राम मंदिर का आंदोलन किया, उस वक्त भी लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गिरफ्तार की, लेकिन आंदोलन के नेताओं को हमारी पार्टी ने कभी भी आतंकवादी की श्रेणी में नहीं दिया, देशद्रोही शब्द कभी नहीं दिया, कभी खालिस्तान का नारा नहीं दिया। लेकिन आज कोई भी आंदोलन करे उनको सारे के सारे देशद्रोही का ये 1 मिनट में देते हैं। और हमारे देश के 2014 के बाद कई गोदी मीडिया बन गए, चूंकि अडानी और अंबानी ने करीब 60 चैनल खरीद लिए। अब इनको जो मन में आती है वो छपवाते हैं, जिनको मन में आए वैसा ये जो है वहां शाम को टाई वाई लगा करके वो बोलते हैं। जैसे अरवण गोस्वामी, इनको कैसे पता लगा कि पुलवामा में मतलब ये घटना हुई और उन्होंने बहुत खुशी मनाई, उन्होंने अपनी चैटिंग में लिखा है। उसके बाद बालाकोट की घटना 2 दिन पहले ही पता लगी, जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के ध्यान में होना चाहिए। इसलिए अगर हम विचार करें तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा सभापति महोदय, मुझे दुख है जितने भी हमारे प्रतिपक्ष के नेतागण बोले हैं, उन्होंने राजस्थान के करप्शन के बारे में बोला, महंगाई के बारे में बोला, लेकिन ये एक भी व्यक्ति ये नहीं बोले कि 70 दिन से जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, पंजाब के लोग आज दिल्ली की सीमा पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के लाखों लोग सीमा पे बैठे हैं, सांजोपुर की सीमा पर बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर की सीमा पे बैठे हैं। इन्होंने एक ने भी ये नहीं माना है कि वो आंदोलनकारी इतने तकलीफ में है जहां 150 लोग मर चुके हैं। आज मुझे कल बड़ा दुख हुआ, हमारे धारीवाल जी पे इन्होंने एक आरोप लगाया, नारे लगाए कि गिरफ्तार करो, किसी ने सेल्फी ले ली। अरे भले आदमियों, दिल्ली में आपने दंगे करवाए, सरेआम पुलिस उनके साथ में थी, गुजरात में आपने दंगे करवाए, इसके अलावा मुजफ्फरपुर में दंगे करवा के आपने यूपी कब्जे में ले ली, आज 150 किसान मर गए। तो क्या फिर ये भी नारा लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री और अमित शाह को गिरफ्तार करो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने सभापति महोदय कि हमारे देश में बहुत दूषित वातावरण हो गया है, डेमोक्रेसी खतरे में। पहले ऐसा वातावरण नहीं था, अभी जो 6 साल के अंदर है कोई भी नेता बोलेगा उसके घर छापा तैयार। अभी आपने देखा जुलाई में आपने इन्होंने क्या हालत की कि हमें होटलों में रहने को मजबूर हो गए, और यही लोग अखबारों में बयान देते हैं सरकार होटल से चल रही है। अरे भाई, मजबूर किसने किया? और इधर ईडी की वहां आए करके और छापे डलवा रहे हैं होटलों में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि देश के हालात खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में, और इसके जिम्मेवार मात्र 2 व्यक्ति हैं। हम 2, हमारे 2 जैसे नारा दिया, अडानी और अंबानी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। मैं जो मेरे साथी बैठे हैं, मैं इनका दोष नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो आरएसएस है, और आरएसएस का इतिहास ये पूरा देश जानता है। हमारे सरदार पटेल जी जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने इस पे बैन लगाया था, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश को आजादी मिली 1947 में, और 48 के अंदर जो आजादी के अगवा थे आज हमारे सामने उनका फोटो लगा हुआ है, और पूरा विश्व जिनका अहिंसात्मक आंदोलन में इनका लोहा मानता था,
जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में जाके भी भारतीयों की लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक पूरे देश को विचार दिया और अंग्रेजों को घुटने टेकने को मजबूर किया, हमारा देश छोड़ने को मजबूर किया। उनका नाम था महात्मा गांधी। और 47 में मिली आजादी और 48 में वही आरएसएस का कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे उसको गोली मारी और आज उसको ये राष्ट्रभक्त की संज्ञा दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हमारे देश की आजादी खतरे में। ये संसद में नारे लगाते हैं नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, कहीं ये मूर्ति लगाने की तैयारी करते हैं, कहीं मंदिर लगाने की तैयारी करते हैं। हम नहीं चाहते कि ये ऐसे लोगों को पूजें, लेकिन इनकी विचारधारा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज हमारा प्रजातंत्र खतरे में है। आज हमारा राजस्थान थोड़ा इसलिए आराम से चल रहा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा थी। आप अगर आजादी के पीछे जाओगे तो हमारा देश विभिन्न रियासतों में बसा हुआ था, आपस में बटा हुआ था। गुजरात चित्तौड़ से लड़ रहा था, बीकानेर कहीं और से लड़ रहा था, हम आपस में लड़ते थे। उससे पहले मुगल थे, 300 साल अंग्रेज राज कर गए। उसका मूल कारण यह था कि हमारे यहाँ जातिवाद था, हमारे यहाँ छुआछूत थी, हम विभिन्न गोत्रों में बटे हुए हैं, एक ही जाति में हजारों गोत्र हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था उस वक्त, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये जो हमारी जातियां हैं, ये आज जो मतलब आदिवासी हैं, ये हमारे अनुजाति के लोग हैं, और जो आदिवासी हैं ये जो सारे के सारे हम आपस में बंटे हुए हैं, ये हमारा हिंदू सभ्यता का मूल सिद्धांत है। उस वजह से हमारा बंटवारा है और उस कारण से बाहर से लोग आए और आकर के यहाँ हजारों साल तक राज किया। इसलिए सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा, जब आजादी के बाद हमारा संविधान मिला, हमें समानता का अधिकार मिला, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला। हमारे यहाँ एजुकेशन का भयंकर अभाव था, अंग्रेज आए, कुछ स्कूलें खोली। उस वक्त 1948 में ज्योतिबा फुले जो डॉक्टर अंबेडकर के गुरु थे, जात के माली थे, उन्होंने एक बात कहा था, शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना गति नहीं, गति के बिना अर्थ नहीं, रुपया नहीं आएगा, और अगर अर्थ नहीं है तो आदमी पशु के बराबर है। आज हमारे देश में एक अंधभक्त का नारा चल रहा है। अंधभक्त वही बन सकता है जो अज्ञानी हो, जिसके अंदर अज्ञानता हो और वो विवेक शून्य हो जाता है। जैसा इनको आदेश मिलता है वैसा ये नारा देने लग जाते हैं। आज ये राम के नाम पे खूब जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन मेरा नाम गोविंद राम है, मेरे पीछे राम का नाम लगता है, इनको को तुम राम का नाम लगा के पहले बता दो। और मैं 6ठी क्लास में हारमोनियम सीख गया था, अच्छा गायक था मैं, स्कूल में कॉलेज में 1 नंबर पे मारवाड़ी गाना गाते थे, भजन गाते थे, लेकिन राम के विद्रोही हमें मानते ही है क्योंकि हम कांग्रेस में हैं। आज जाके प्रियंका गांधी अगर स्नान करती है तो ये विधानसभा में बोलते हैं कि हमारे मोदी जी ने मजबूर कर दिया है, अगर राहुल गांधी जी चुनाव डालते हैं हमारी बीजेपी ने मजबूर कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, आंदोलन उम्र में इन्होंने किए, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा ये देशद्रोही हैं, पाकिस्तान चले जाओ। आज ये तरह तरह के जिस तरह से शाहीन बाग में महिलाएं बैठी, उनके ऊपर इन्होंने क्या नहीं किया। आज किसान बैठे, वहां जाकर के आरएसएस के गुंडों ने लाठीचार्ज किया, उनके तंबू तोड़े, उनके साथ मारपीट की। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये लोग अगर इसी तरह से करेंगे तो आने वाले समय में हमारा प्रजातंत्र खतरे में हो जाएगा। और ये तानाशाह की सरकार चल रहे हैं, इनको हिटलर को पढ़ा है, क्योंकि हिटलर में जब राजा था तो वो कोई भी अगर उसका विरोध करता उसको देशद्रोही का नारा दे देते। तो इन्होंने मीडिया कब्जे कर लिया, संवैधानिक संस्थाएं हमारी खत्म कर दी, हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए इन्होंने कंपनियां बेच दी, क्योंकि इनको पता है कि आरक्षण खत्म कर देंगे तो दलित और ओबीसी सारे खिलाफ हो जाएंगे। और मैं मूल बात पे जाना चाहता हूं, आखिर इन विभिन्न जातियों में किसने बांटा? क्या हमने बांटा है? आखिर ये कब खत्म होगी? आज गांव में जाओ, कितनी अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है। आज कोरोना महामारी आई, पूरा विश्व हिल गया, पूरा हमारा देश हिल गया, और ये कहते हैं साहब गहलोत साहब से कोरोना का व्यवस्था नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं, जनवरी के अंदर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी सरकार आप सावधान होइए, चाइना में बीमारी आ चुकी है, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और फरवरी में नमस्ते ट्रंप करते रहे। अरे अंग्रेजों ने 300 साल गुलाम रखा, क्या अभी भी उनको ट्रंप करके यहाँ लाखों लोग आपने बुलाए? वहां बीमारी फैली कोरोना, और मार्च के अंदर ये व्यापम घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने के बेताब थे, इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, जबकि लॉकडाउन का नियम है कि 15-20 दिन पहले हमें चेतावनी देनी चाहिए, सुझाव देना चाहिए, लोगों को सचेत करना चाहिए। अचानक 22 मार्च को सरकार गिराकर 24 मार्च को इन लोगों ने जो है लॉकडाउन किया, उस कारण से हजारों मजदूर मरने के लिए मजबूर हो गए, हजारों लोगों का एक्सीडेंट हुआ। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज हमारे संविधान में लिखा हुआ है,
जो यहाँ संविधान में अधिकार अमीर को है वही गरीब को है, वही मजदूर को है, वही हमारा जो फैक्ट्री में काम करता है, कारखाने में काम करता है, खेत में काम करता है, उस मजदूर को अधिकार है। और जो विश्व गुरु बनने की कल बात कर रहे थे, ये इनके पास उनको किराया देने के लिए पैसा नहीं था कि इनके गांव में अपने अपने पहुंचा दे। और ये कल बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आज भी मैंने सुना कि साहब आदित्य योगीनाथ जी से पूछो, एक जमाना था साहब पार्लियामेंट में विद्वान लोग जाते थे, विधानसभाओं में विद्वान लोग जाते थे, और इन लोगों ने पूरे देश के साथ में कोई इकट्ठा करके कोई चिमटा नादर, कोई घंटा नादर, सबको पार्लियामेंट में भेज दिया। और आज हमें उदाहरण दे रहे हैं, आज हमें ये उदाहरण दे रहे हैं, आज हमें उदाहरण दे रहे हैं कि आदित्यनाथ से सीखो। अरे भले आदमी हो, जब मंदिर से निकाल करके तुम मुख्यमंत्री बना रहे हो तो फिर मंदिरों के नाम पे क्यों चंदा कर रहे हो? लेकिन इनके ऊपर डंडा है, किसका है? नागपुर आरएसएस का। अगर उसके विरुद्ध में बोलेंगे तो चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता है उसको आउट कर दिया जाएगा। और वही नागपुर, जिस तिरंगे का इन्होंने आज दिल्ली में विरोध किया है, इन्होंने दीप सिंधु को भेजा, प्रशासन ने छूट दे दी, पुलिस ने क्यों आपने ऊपर तक जाने दिया? और वहां जाकर के कोई केसरिया झंडा जिसको ही लेकर के दिन भर घूमते हैं, क्योंकि हमारे देश में भगवे की थोड़ी इज्जत है, साधु पहनते थे शुरू से, जो हमारे शिवाजी महाराज थे वो भी भगवान, तो हम लोग भगवान की इज्जत करते, इन्होंने उसी का काम में लिया। और आज तक नागपुर के अंदर इन्होंने तिरंगे को नहीं पहनाया, कभी भी फहराया नहीं, 52 साल तक तिरंगा वहां नहीं फहराया नागपुर के आरएसएस कार्यालय में। और किसान, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने कहा हम 26 जनवरी को शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे। इन्हीं लोगों ने, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, क्योंकि इनके पास में सब प्रकार के षड्यंत्र है। ये आजकल 200 लोगों को आईटी सेल पे बिठा रखा है दिल्ली में, 200 को हिंदू बना देते हैं, 2 को मुसलमान बना देते हैं, आपस में करके और दंगा फैलाने की साजिश करते हैं। जब ये दिल्ली में हारे केजरीवाल जी आ गए तो इन्होंने वहां दंगे करवाए, वहां 10 हिंदू मर गए, 100 मुसलमान मार दिए, और पूरे देश में वाई लेते हैं। गुजरात में 2000 मुसलमान मरवाए, क्योंकि अपने देश के अंदर आज भी हम लोग धार्मिक भावना के आधार पर बहते हैं, अंधविश्वास है, एजुकेशन का अभाव है। अगर डॉक्टर अंबेडकर बाहर नहीं जाता तो 6ठे नंबर का विद्वान नहीं होता, नेहरू जी बाहर नहीं जाके पढ़ते, विद्वान नहीं होते। आज हमारे राहुल गांधी अच्छी एजुकेशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने मजाक बना रखी है, कभी कोई नाम लेके पुकारते हैं, कभी कोई नाम लेकर के पुकारते हैं। और तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं 35 साल तक तो मैं तो फकीर बन के घूम रहा था। 92 की रैली के अंदर जो है वो अटल आडवाणी जी के साथ में थे, पहले तो घोषणा कर रहे थे प्रधानमंत्री बनाने की, और बाद में खुद वहां जाकर के बैठ गए और आडवाणी जी की हालत वो कर दी जैसे घर में विधवा काकी होती है, कोई नहीं पूछता उसको, वो हालत कर दी इन लोगों ने। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें इनके शिक्षा की जरूरत नहीं है, और आरएसएस जितना यहां मजबूत बनेगा देश में, इतनी ही नफरत पैदा होगी। आज आप देख लें, इन्होंने 2 धर्मों के अंदर नफरत की दीवार पैदा कर दी। जो सरदार 1917 में जो धर्म पैदा हुआ, वो जब कोई आकर के हमारे धर्म के महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, हमले करते थे, उनको बचाने का काम गुरु गोविंद सिंह की सेना करती थी। आज उन सरदारों को इन्होंने कलंकित कर दिया है, आज उन पे आरोप लगा रहे खालिस्तान का, आज तरह तरह के आंदोलन उन पे कह रहे हैं विदेशों से पैसा आ रहा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज विदेश में 35 MP वहां जाकर के वो विरोध किया है इंग्लैंड के अंदर। उन्होंने भी कहा कि वहां प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। हमारे न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश पहली बार आकर के और उन्होंने कहा कि इन लोग जो बैठे हैं दिल्ली में दोनों, इससे हमारा देश खतरे में है। आज नागरिकता के आधार पर इन लोगों ने लोगों को परेशान किया, शाहीन बाग में आंदोलन हुआ। मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, हमारी आईडी के आधार पर एक तड़ी पर गृह मंत्री बन सकता है, एक साधारण आदमी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, फिर हमें आईडी की कौन सी जरूरत है? कौन से नए तरह के कानून ला करके आप परेशान कर रहे हो? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि आज जो पहले हमारी लड़ाई थी गोरे अंग्रेजों से, आज हमारी लड़ाई काले अंग्रेजों से चल रही है। आज हमारा जो आत्मा इस देश की, जो किसान आंदोलन कर रहा है, लाखों लोग सड़क पर रहे, मैं कहना चाहता हूं कि ये वो सरदार हैं, ये वो जाट हैं, ये वो किसान है 36 बिरादरी के, कि जब वो अंग्रेजों के आगे नहीं झुके तो मोदी जी आप इनको नहीं झुका सकते। या तो आप ये काले कानून वापस लीजिए, अन्यथा आपको सत्ता से बाहर आना पड़ेगा। आप ये जो नए नए तरह की फितरतें पैदा कर रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। अगर महात्मा गांधी को आपने गोली मारी आरएसएस ने, लेकिन महात्मा गांधी के विचार आज भी जिंदा हैं। आज पूरा देश महात्मा गांधी का कायल है, और आज आप सोनिया गांधी जी के बारे में बातें कर रहे हो। ऐसी महान आत्मा जो आज 20 साल से अध्यक्ष पद पे नहीं रही, अब हम अपने वो आज भी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने त्याग किया, प्रधानमंत्री नहीं बनी। राहुल गांधी जी को उन्होंने
उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। और आज राहुल जो पढ़े लिखे व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं और समय समय पे आपको चेताया, लेकिन आपको ट्रंप नमस्ते की जरूरत थी ना। आपने कोरोना का इलाज किया, ना आपने गरीब का ध्यान दिया, क्योंकि आपको पता है मरेगा तो कोई गरीब मरेगा। और अब सारी की सारी कंपनियां बेचने में लगे हुए हो। जब आप कह रहे हो कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, तो ये कंपनियां कहां से बनी? आज आप रेलवे को बेच रहे हो, आप एयरपोर्ट को बेच रहे हो, आप LIC को बेच रहे हो, BSNL को बेच दिया, जियो धन धनाधन चला दिया। और जो आइडिया इकट्ठी की इन्होंने नोटबंदी के अंदर, उन्हीं आइडियो के माध्यम से 2 नंबर का पैसा निकाल करके इन लोगों ने पैसा बनाया। आज राफेल के अंदर जो 500 करोड़ की थी, ये 1600 करोड़ में खरीद के लाए। और कल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लड़ाकू जहाज हमने खरीदा है। अरे तो ये 60 साल 1971 में पाकिस्तान को हरा दिया था, बांग्लादेश अलग बन गया था। और आज आप ये जो बातें कर रहे हो, आज हमारा प्रजातंत्र मजबूत है। डॉक्टर अंबेडकर को धन्यवाद दो, नेहरू जी को धन्यवाद दो, महात्मा गांधी को धन्यवाद दो, सरदार पटेल को दो, जिनकी आप 3-3 हजार फुट वहां मूर्तियां बना रहे हो। वो कांग्रेस के नेता थे। RSS ने आजादी में कहीं अंगुली भी नहीं कटाई। RSS ने और यह जो जनसंघी है, इन लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, आजादी में एक खून का कतरा नहीं पाया। और आज आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। इतना आपको घमंड करने की जरूरत नहीं है। जब 60 साल से राज हमारा जा सकता है, राज आपका भी जा सकता है। और आप बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो। आपने पूरे देश को एक बारूद के ढेर टाइप बना दिया है। आज हमारे नौजवानों में इन्होंने जहर भर दिया है हिंदू मुसलमान का। आप देखो व्हाट्सएप पे ऊपर किस तरह से लोग लड़ रहे हैं। आज हमारा नौजवान बेरोजगार हो गया है। इन्होंने कहा हम 2 करोड़ को रोजगार देंगे, और रोजगार सारे घटा दिए और नारा दे दिया तुम तो पकोड़े तलने का काम करो। कभी ये कुछ बात, और इधर अमित शाह जी कहते हैं कि हम अच्छे दिन की जो बात कह रहे थे वो तो हमारा जुमला था, वो मात्र हमारा जुमला था। अरे हद हो गई। आप देश के जिम्मेवार पदों पे बैठे हो। आज हमारा देश की आत्मा किसान तुम्हारी छाती के ऊपर बैठा है। 150 किसान मर गए। आपको बात करने के लिए समय नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात डेमोक्रेसी में, 6 साल में प्रधानमंत्री जी आज तक कभी मीडिया के सामने आके बोले नहीं है। मन की बात करते हैं, वो भी रेडियो पे करते हैं। आज उनकी पत्नी जसोदा देवी जी, उनका इनको ध्यान नहीं है कि पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आज आप अपनी पत्नी के नहीं हुए। आपको क्या पता बच्चे की क्या स्थिति होती है? आपको पता क्या बेरोजगार की क्या स्थिति है? और आप दिन भर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। पूरे देश में इन लोगों ने आग पैदा कर दी। उस वजह से ये डिलीट कर दे मैडम। ये राजेंद्र राठौर जी बोल रहे हैं, डिलीट करा दिया। बोले मैं बीच में नहीं। कल तक भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे थे, आज बोल रहे हो। कल इधर से निकल के भाग गए हो, कल फिर आना पड़ेगा तुमको। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये क्या बात हुई? कहाँ चले गए? डिलीटेड। सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, सीनियर लीडर, ये भी डिलीट किया जाए। सभापति महोदय, ये भी डिलीट किया जाए। व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, सभापति महोदय, व्यक्तिगत आक्षेप सभापति महोदय, इसे माननीय सदस्य को धमकाने की आवश्यकता नहीं है, तो जवाब हम भी देना जानते हैं। ये इतने सीनियर मेंबर होके चालू रखिए, कृपया शांत रहिए। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। आई हैव डिलीटेड, प्लीज सिट डाउन। आई हैव डिलीटेड। आप मना कीजिए। सभापति महोदय, बैठिए। भाजपा में किसके तलवे चाटने पड़ते हैं राजनीति करने के लिए, ये पूछो इनसे। किसके तलवे चाटने पड़ते हैं बीजेपी के अंदर? ये बताओ, किसके तलवे? किसके तलवे